अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, सेल। इतना तो हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में देखा, ठीक है, कि उसके स्टडी को क्या, और बायोलॉजी के फादर कौन है, तो एरिस्टोटल, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम लोगों ने देखा, 4 ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है। अब आते हैं सेल पे। सेल जो है, उसके सेल जो वर्ड है, ये सेल वर्ड रॉबर्ट हुक ने दिया था। फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने एक पेड़ के छाल को देखा था माइक्रोस्कोप में, तो इनको ऐसे रूम टाइप में, सेल का मतलब होता है एक छोटा खाली कमरा, ठीक है, स्मॉल वैकेंट रूम, तो उसको उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखा था, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया था। वो मृत कोशिका थी, ठीक है, डेड सेल था, तो उसमें उन्होंने ऐसे छोटा छोटा खाली ऐसे कमरा जैसा बना देखा, तो उसमें उन्होंने नाम रख दिया था सेल, ठीक है। तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। कब किया था, तो 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। अब है ये जो सेल है, इसके स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। और ये जो साइटोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड को हर्टविग ने दिया था, ठीक है। साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया था, हर्टविग ने, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ए.के. शर्मा को, ठीक है। ए.के. शर्मा कौन थे, तो ये फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है। अब इस सेल में हम लोग दूसरा चीज देखेंगे, ये जो क्या कहते हैं, स्वानसन थे, ये स्वानसन ने एक बुक लिखा था द सेल के नाम से, ठीक है। स्वानसन की बुक का क्या नाम था, तो द सेल, ठीक है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। जैसे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा है, ऐसे ही स्वानसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो स्वानसन, ठीक है। सेल के बारे में 2 बातें। पहला, ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, यूनिट है लिविंग का, कोई किसी भी लिविंग का एक सबसे छोटी इकाई है ये सेल, ठीक है। और ये सेल जो होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये मतलब जो कोई भी लाइफ है उसका सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब अगर हम लोग इसको हिंदी में सेल बोलते हैं, तो इसका ये जो दोनों फीचर जो है, ये दोनों फीचर रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। सेल का ये दोनों फीचर किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। क्या इन्होंने बताया था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और संरचनात्मक और क्रियात्मक है ये कोशिका, ठीक है। तो ये दोनों जो बातें हैं उसने रॉबर्ट हुक ने बताई थी 1665 में। सेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसके स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल जो होता है, इसमें मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो स्वानसन, इन्होंने एक बुक लिखा था द सेल, ठीक है। सेल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अब आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक पे। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको बोला जाता था, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवरी किया था स्पर्म सेल का और आरबीसी का, ठीक है। स्पर्म सेल जिसको कि हिंदी में शुक्राणु कोशिका कहते हैं, शुक्राणु कोशिका, और आरबीसी लाल रक्त कोशिका, ठीक है, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का, ठीक है, फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, कितने में, 1674 में, ठीक है। 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। कैसे, एक पॉन्ड के पानी को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है। तो उसमें कुछ इनको जीवित चीज ऐसे चलते हुए नजर आए, इसमें इन्होंने बताया कि ये लिविंग सेल है, ठीक है। तालाब के पानी में इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था, ठीक है, पहली बार। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी दोनों के फादर इनको बोला जाता है, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम से एक बुक इन्होंने लिखा था, ठीक है।
फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था और इन्होंने स्पर्म सेल और आरबीसी शुक्राणु कोशिका और लाल रक्त कोशिका की खोज एंटन वन ल्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग सेल पे। ठीक है, विशेषताएं क्या कहते हैं, जीवित कोशिका की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में श्वासन भी बोलते हैं। ठीक है, श्वासन। मेटाबॉलिज्म में दो टर्म आता है। ठीक है, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। ठीक है, क्या क्या, एक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक को हिंदी में अपचय बोलते हैं और एनाबॉलिक को उपचय। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म श्वासन। दूसरा है ग्रोथ, जिसको कि विकास बोलते हैं। तीसरा है रिप्रोड्यूस, प्रजनन करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम जीवित कोशिका बोलेंगे। कॉन्सियसनेस, जिसको कि हिंदी में चेतना बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं हैं जीवित कोशिका की, क्या, श्वासन, विकास, प्रजनन की क्षमता और चेतना। ठीक है, फीचर्स ऑफ लिविंग सेल, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस और कॉन्सियसनेस होनी चाहिए अपने सराउंडिंग को लेके। ठीक है, अब आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हिंदी में हम लोग कोशिका सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, इसको किसने दिया था, स्लेडन और स्वान ने। ठीक है, स्लेडन और स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दिया था, जिसमें कि स्लेडन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और स्लेडन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बोटैनिस्ट। ठीक है, अब सेल थ्योरी में दो बातें इन लोगों ने बताई थी। ठीक है, दो बातें थी, उसको लोग सेल थ्योरी में रखते हैं। ठीक है, 1839 में स्लेडन और स्वान ने दिया था। इसमें क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो सेल से बने हुए हैं या तो सेल के कुछ प्रोडक्ट से बने हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं, जो अभी जो कोशिका है वो पहले रह चुकी कोशिकाओं का ही विभाजन से वो बनी हुई है। ठीक है, तो ये था सेल थ्योरी में। ठीक है, कि कोई भी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से जो विभाजन हुआ है उससे बनी हुई है। और पहली बात क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब सेल से, कोशिका से या कोशिका के ही कुछ भागों से या उनके कुछ प्रोडक्ट से ही बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें एक नाम आता है रुडोल्फ वर्को का। रुडोल्फ वर्को ने 1855 में 1855 में एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला का। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, यही होता है इसका मतलब, जितने भी सेल्स हैं सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका की विभाजन की क्रिया से बनती है। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं वो पहले से रह चुके प्री एग्जिस्टिंग सेल के सेल डिवीजन से बनती है। ठीक है, तो ये रुडोल्फ वर्को ने 1855 में ये स्टेटमेंट दिया था। अब आते हैं सेल पे, सेल के टाइप्स पे। ठीक है, सेल 2 टाइप्स का होता है, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक नाम में ही है प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव या पुराना। ठीक है, और कैरियो, बायो में आपको कहीं भी जहां ये कैरियो वर्ड मिलेगा, कैरियो का मतलब आप न्यूक्लियस समझ जाइएगा। ठीक है, कैरियो, कैरियो जहां भी वर्ड मिलेगा उसका मतलब न्यूक्लियस। आइटिस जहां भी वर्ड मिलेगा इसका मतलब इन्फ्लेमेशन या सूजन। ठीक है, अब आते हैं इस पे प्रोकैरियोटिक, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्राथमिक कह सकते हैं, प्राथमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में हम लोग नाभिक बोलते हैं, वो होती है। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और हिस्टोन नहीं होता है। ठीक है, और जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो इन्वेलप्ड नहीं होता है और राइबोसोम इसमें 70s होता है। अब आते हैं यूकैरियोटिक्स पे। यू का मतलब होता है ट्रू,
यू का मतलब क्या होता है, ट्रू या सच्चा, सच्चा नाभिक जो है, ट्रू न्यूक्लियस, वो होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है लीनियर होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होता है इसमें 80s का होता है, ठीक है। इसमें कितना था, 70s। कुछ चीजें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कॉमन होती है, तो क्या, तो सीलिया, सीलिया फ्लैजिला जो है वो दोनों में होता है। मैं आगे बताऊंगी कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, तो आप अभी देखिए कि दोनों में होता है। डीएनए, डीएनए दोनों में होता है, ठीक है। एक में सर्कुलर है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में वही चीज लीनियर है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों में कॉमन है, बस प्रोकैरियोट्स में 70s है और यूकैरियोट्स में वही चीज 80s के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सेल के दो टाइप्स हुए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये जो होता है इसको हम लोग हिंदी में कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। सेल का मतलब तो कोशिका आप लोगों ने समझ लिया, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, ठीक है। ये जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का क्या मतलब, कि मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल हुआ, ये सेल के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, अगर हम बोलते हैं कि ये इनपरमिएबल है तो ये किसी चीज को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है, सबको बाहर ही रोक देता। अगर हम बोलते हैं कि ये परमिएबल है तो सारे चीजों को, जितने भी मिनरल्स हैं या फिर जो भी वहां पे सेल के बाहर जो चीजें हैं वो सब एंटर कर जाती हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो कहने का मतलब कुछ चीजों को तो ये जाने देगा लेकिन कुछ चीजों को बाहर रोक देगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करके कुछ जिसको सेल के अंदर भेजना है उसको भेजेगा, और जिसको नहीं भेजना है उसको नहीं भेजेगा, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कंपोजिशन, अब सेल मेम्ब्रेन में होता क्या क्या है, कंपोजिशन क्या है इसका, तो इसमें लिपिड होती है, प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। लिपिड इसमें 40% होता है, ठीक है, 40% लिपिड होता है, 52% प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब फ्लूइड मोजैक मॉडल, फ्लूइड मोजैक मॉडल जो है उसको हम लोग हिंदी में तरल मोजैक प्रतिरूप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दिया किसने था, तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। फ्लूइड मोजैक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, ठीक है। इसमें कैसी फ्लूइड नेचर के बारे में बताया गया है, और इसमें यह बताया गया कि फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी जो है, जैसे एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल का जो ऑर्गेनल्स है वो सब मूव कर सकता है, उसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये सब अब सेल ऑर्गेनल्स में आ रहे हैं। सेल जैसे एक हुआ, उसके अंदर क्या क्या है और उसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है सेल में सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा सेल, कोई भी कोशिका, ठीक है, और इसके बाहर का लेयर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हुआ ये, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कोशिका, सेल मतलब कोशिका, और कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड क्यों होता है, तो इसमें एक तरह का सबस्टांस प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, लिग्निन नाम से, और यही लिग्निन की वजह से सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग करने का मतलब ये होता तो लिविंग सेल में ही है, लेकिन ये जो कवर है, ये जो सेल वॉल का कवर हुआ, ये खुद में नॉन लिविंग होता है, ठीक है। रिजिड हो गया लिग्निन के कारण, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है, ये सेल की रक्षा करता है, ठीक है। बाउंड्री करता है, ये आउटर लेयर बनाता है, बाहरी आवरण बनाता है ये, ठीक है। कोशिका भित्ति की बाहरी आवरण आवरण होती है, ठीक है, बाउंड्री करता है ये सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो होता है अलग अलग चीजों में अलग अलग सबस्टांस का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पेक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और फंजाई में यही सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। ऐसी बैक्टीरिया जिसको कि जीवाणु बोलते हैं, उसमें ये कोशिका जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी होती है। फंजाई को हिंदी में कवक बोलते हैं, ठीक है। तो कवक किस कोशिका भित्ति किससे, तो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
ये तो था सेल वॉल। सेल के अंदर की चीजों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, कोशिका के बाहर जो लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा, और सेल वॉल उससे भी बाहर होती है और वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्टडी को हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। न्यूक्लियस को मैंने बताया था, कैरियो वर्ड जहां भी आएगा बायो में तो हम लोग को समझ लेना है कि न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी, ठीक है, कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस की स्टडी कैरियोलॉजी, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, क्योंकि नियंत्रण और संरचना ये नाभिक ही करता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। मैं इसको आपको फिगर से समझाती हूँ। ये हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर में ये न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, देखा होगा आप लोगों ने, और इसके बीच बीच में ऐसे छिद्र टाइप में है, यहाँ यहाँ पे होल है, ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियर कोर बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप ये बाहर वाला लेयर हुआ, इसके अंदर में क्रोमेटीन होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें पूरे, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो तरल पदार्थ, जो फ्लूइड जो सेल के अंदर फील्ड रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फील्ड रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियोलस हुआ, ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियोलस हुआ, ठीक है। अब इसमें आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अटैच है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस में। डबल मेम्ब्रेन है, जैसे हम लोगों ने देखा, न्यूक्लियर पोर होती है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर में भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सेल है न्यूक्लियस के बारे में दो बातें, इरेथ्रोसाइट और सीव ट्यूब सेल्स जो होती है वेस्कुलर प्लांट्स की, ये ऐसे मेच्योर सेल्स हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इरेथ्रोसाइट और सीव ट्यूब सेल्स जो होती है वेस्कुलर प्लांट्स की, डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, ठीक है। किसमें नहीं होती है, मेच्योर सेल होने के बावजूद जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इरेथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, तो ये जो फंक्शन और कोऑर्डिनेशन कराता है, ठीक है, इसका काम जो होता है वो आपस में बटा हुआ रहता है। इसमें आपका आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आगे हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे, बस आप नाम सुन लीजिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। लाइजोजोम, लाइजोजोम और वैक्यूल्स, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फिगर के साथ। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको हम लोग अंतःप्रद्ययी और जैलिका बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतःप्रद्ययी जैलिका, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, क्लॉड पोर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किया था, ठीक है। ये एक बायोसिंथेटिक फैक्ट्री होता है जो कि स्टोरेज और मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बायोसिंथेटिक फैक्ट्री होता है जो कि स्टोरेज और मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एंडोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया ये तो, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ठीक है। ये पार्ट न्यूक्लियस से अटैच होता है ये, और इसमें देखा होगा आप लोगों ने, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये छोटे छोटे बनाए हुए हैं इसको, ये सब राइबोसोम्स है, ठीक है। तो जिसपे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, ये जो पैरेलल, ये जो लाइंस अरेंज है, इसको पैरेलल लाइंस को हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्न यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर्न। तो इस पे अगर राइबोसोम अटैच है तो इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसको हम लोग RER लिख सकते हैं। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, तो ये लिपिड, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है ये,
ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SER जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें लिपिड बनता है, ठीक है, स्टेरॉइड जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है, ये डिटॉक्स कराने में हेल्प करता है और कैल्शियम का स्टोरेज भी करता है, ठीक है, स्टोरेज। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईयर का पार्ट हो गया, ठीक है। RER क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो लिपिड स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है, यही बनते हैं, डिटॉक्स कराने में हेल्प करता है, कैल्शियम का स्टोरेज कराता है, ठीक है। ये हुआ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला चीज। अब है दूसरा गोल्गी अपैरेटस, देखा था हमने, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं गोल्गी बॉडी पे या गोल्गी अपैरेटस पे, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस, इसका डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में किया था, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो फ्लैट डिस्क सिस्टर्ने, जो सिस्टर्ने है, ये जो फ्लैट डिस्क पैरेलली जो ऐसे अरेंज्ड है, इसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर्ने, जिसका कि साइज कितना होता है इस सिस्टर्ने का, तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो पैरेलली अरेंज्ड है, ये तो सिस्टर्नी हो गए, ठीक है। अब ये जो सिस फेस, और यहाँ पे आपको ट्रांस फेस लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो सिस फेस है ये ऐसे शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है, ठीक है। ये इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। सिस फेस जो कि कॉन्वेक्स शेप का है, किस शेप का है ये, तो कॉन्वेक्स, और ये फॉर्मिंग फेस होता है, ऐसे ये नीचे में ट्रांस फेस है, ठीक है, वो ऐसे है कॉनकेव शेप का, ठीक है, कॉनकेव शेप का है, और इसको हम लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस, ठीक है। इस गोल्गी बॉडी में कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जो यहाँ से सिस फेस जैसे ये फॉर्मिंग फेस है, यहाँ से या फिर जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है वो ये ट्रांस फेस के ही माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। और ये इसका गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है, तो ये पैकिंग करने में हेल्प करेगा मटेरियल्स का, और ट्रांसपोर्टेशन करने में, परिवहन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म होगा और ट्रांसफेस से निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या क्या है, तो मटेरियल्स का पैक करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, और ट्रांसफेस नीचे फेस से वहां से रिलीज करा देना, ठीक है। ये जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए साइट ऑफ फॉर्मेशन है गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब आते हैं लाइजोसोम पे, ठीक है, गोल्गी बॉडी हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं लाइजोसोम पे। लाइजोसोम जिसको कि कोशिका आत्मघावी थैली भी बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ये होता है लाइजोसोम, ठीक है। लाइबोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग, ठीक है, जिसको हिंदी में आत्मघावी, ठीक है, आत्मघावी थैली बोलते हैं, आत्मघावी थैली लाइजोसोम को बोलते हैं, ठीक है। इस ये क्या होता है, ये हुआ लाइजोसोम हमारा, इसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड रहता है ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है जिसमें लिपिड का लेयर होता है, और हाइड्रोलेटिक, ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स दिख रहे हैं ये सब में हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। अंतर कोशिकीय पाचन के लिए ये एंजाइम होती हैं, ठीक है। कोशिका को, ये जो मैंने बोला ना आत्मघावी बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर है पहले तो, इसमें हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो अंतर कोशिकीय पाचन के लिए ये सब एंजाइम होती हैं, हाइड्रोलेजेस, जिसमें कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस आएंगे, ठीक है, लाइपेजेस जो लिपिड को डाइजेस्ट कर दे, प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, ठीक है।
लाइसोसोम क्या करता है, जैसे लिपिड आया तो यहाँ पे लाइसोसोम रहेगा, तो इसको जाएगा यहाँ पे और इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। और अगर सेल में बहुत सारी मतलब ऐसे जो होता है कि जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनल्स है वो डेथ कर गए या फिर उसमें कुछ खराबी आया, तो लाइसोसोम उसको इनगल्व कर लेता है। लेकिन अगर पूरा सेल ही काम करने से, जैसे कोई ऑर्गन है, इसमें सेल ऑर्गन में गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी काम नहीं कर रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये लाइसोसोम जाता है, इसको मार देता है। ठीक है। और लेकिन अगर ये सेल के सारे ऑर्गेनल ऐसे ही कहने लगे, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अगर ये सब ऐसे ही बोलने लगे हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम क्या करता है, लास्ट में इस सेल में खुद ही फूट जाता है। ये खुद ही फूट जाएगा और ये पूरे सेल को ही खत्म कर देगा। ठीक है। इसीलिए इसको आत्मघावी थैली कहते हैं। अब आते हैं वैक्यूल्स पे। तो ये तो था लाइसोसोम। ठीक है। अब इसी ये जो यही आदत है सेल का कि लाइसोसोम का, कि अगर ये पूरा सेल काम करने से मना कर दिया कि हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, तो ये खुद ही फूट जाता है और सबको खत्म कर देता है, आत्मघावी थैली। इसलिए इसको हम लोग एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहते हैं या स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल या एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। ये था लाइसोसोम का कहानी। अब आते हैं हम लोग वैक्यूल्स पे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिसमें कि हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग देख लिया था। जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या था कि बायोसिंथेटिक फैक्ट्री होता है, क्लॉड और पोर्टर ने 1945 में दिया था। इसमें दो चीजें हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या हुआ, तो स्टोरेज और मॉडिफिकेशन कराएगा। ऐसे ही गोल्गी अपरेटस है, कैमिलियो गोल्गी ने, नाम ही में है गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में दिया था। इसका काम क्या होता है कि स्टोरेज और मॉडिफिकेशन कराना, पैकिंग कराना और मटेरियल्स का, और उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है। फंक्शन से और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है यहीं पे। इसके बाद हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में देखा था। हाँ, लाइसोसोम ये जो इसकी खोज किसने की थी, तो डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी दुबे ने 1949 में। ठीक है। लाइसोसोम की खोज की थी। काम क्या हुआ, तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है जो कि क्या करता है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर किया या फिर सेल का कोई ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है तो उसको वो मार देता है। ठीक है। और अगर सारे ऑर्गेनल काम करने से मना कर दे सेल के, तो ये खुद ही फूट जाता है और पूरा सेल को खत्म कर देता है। अब आते हैं हम लोग उसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चौथे पार्ट में, वैक्यूल्स पे। ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल जो वर्ड है, वैक्यूल जो टर्म है, उसको किसने दिया था, तो दुर्जादीन। ठीक है। दुर्जादीन ने ये टर्म दिया था। इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो जो वैक्यूल है इसका डिस्कवरी स्प्लान जेनी ने किया था, स्प्लान जेनी। ठीक है। स्प्लेन जेनी। ठीक है। ये वैक्यूल क्या होता है, तो इसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं। ठीक है। ये सेल के एसिडिटी को बना के रखता है और एक्सक्रीट करता है वेस्ट को। ठीक है। प्लांट सेल में ये एक होता है और एनिमल्स एक होता है और बड़ा होता है। 90% पार्ट जो होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल ही होता है। एनिमल सेल में ये होता है बहुत सारा, लेकिन छोटा छोटा होता है। ठीक है। छोटा छोटा होता है। अब वैक्यूल के इस ये वैक्यूल हुआ, इसमें देखिए ये वैक्यूल हुआ। वैक्यूल के सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसमें जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको हम लोग सेल सैप बोलते हैं। ठीक है। वैक्यूल में इतना ही जानना है। अब आते हैं साइटोस्केलेटन पे। साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। सेल है, इसमें जो तरल पदार्थ जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोले। ठीक है।
तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और शेप ऑफ द सेल को ये बना के रहता है। जैसे कोई इंसान का बॉडी है तो उसमें कैसे बोन्स होती हैं, जो हड्डियां हैं वो उसके ढांचा को बना के रखता है उसके शरीर को, ऐसे ही सेल जो है, जो कोशिका है, उसके स्ट्रक्चर को बना के कौन रखता है, तो साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम पे, ठीक है। राइबोसोम, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पलार्डे ने 1953 में राइबोसोम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होता है ये। हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था, जिस पोर्शन में RER था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम अटैच था और वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता था, ठीक है। यहाँ हम लोग राइबोसोम को इसका प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें RNA और प्रोटीन होता है। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ये लार्ज सब यूनिट होता है और ये स्मॉल सब यूनिट होता है, MR। तो इसमें RNA और प्रोटीन होता है और नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें। और बोथ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। अंतर क्या है, तो यूकैरियोट्स में ATS होता है और प्रोकैरियोट्स में 7TS होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम ही है। डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन है ये सब। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स तो राइबोसोम है, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें, तो राइबोसोम में ही, ठीक है। फाउंड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है और हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम में दो सब यूनिट होता है, ठीक है, दो सब यूनिट होता है। क्या क्या, एक स्मॉलर और एक बिगर। स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर mRNA और एक बिगर mRNA, ठीक है। ये था राइबोसोम के बारे में। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका भी बोलते हैं, ठीक है, सूत्रकणिका, ठीक, सूत्रकणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी रिचार्ड आल्टमैन ने 1894 में इन्होंने ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का ऑर्गेनल हो सकता है, ठीक है। रिचार्ड आल्टमैन ने बताया था, ठीक है। उसके बाद कोलिकर, कोलिकर जो थे इन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को मसल सेल में या मांसपेशियों में देखा था। मसल सेल, ठीक है, पेशी कोशिका में इन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। मसल सेल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशी कोशिका में पहली बार कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, सूत्रकणिका को देखा था, ठीक है। और ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम बेंडा ने दिया था। 1898 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। 3 नाम हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, ठीक है। पहला कि रिचार्ड आल्टमैन, जो कि 1894 में माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का भाग है ये बताया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का भाग है ये बताया था। कोलिकर ने पहली बार पेशी कोशिका में मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है उसको बेंडा ने 1898 में दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन अंदर ऐसे होता है और आउटर मेम्ब्रेन ये हुआ, ठीक है, कंटिन्यूअस जो है। इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड रहता है, इसी फोल्ड को हम लोग क्रिस्टेई कहते हैं। ये फोल्डेड रहता है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो कवर कर पाए, ठीक है। इसमें स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही राइबोसोम्स है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। DNA होता है, मैट्रिक्स होता है जो कि इसमें अंदर फील्ड होता है, ठीक है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा बनाता है, ठीक है, ATP के फॉर्म में, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
प्रोड्यूस करता है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल, हिंदी में ऊर्जा घर भी बोल सकते हैं। ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और बहुत छोटे छोटे मतलब आरएनए होते हैं। ठीक है। और ये फ्यूजन की प्रक्रिया से डिवाइड होता है, फ्यूजन से ये डिवीजन होता है इसका। ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें डबल मेम्ब्रेन है, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। एक इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है उसको क्रिस्टी बोल रहे हैं। ये क्यों फोल्डेड रहता है ऐसे ऐसे? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर ये लाइन ऐसे रहेगा और ये ऐसे है तो ये सरफेस एरिया बढ़ाया ना यहाँ पे। ठीक है। इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। और आउटर वाला जो लेयर होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी लेयर से ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड को हिंदी में हम लोग लवक बोलते हैं। ठीक है। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल। ई हैकल ने प्लास्टिड की डिस्कवरी की। ठीक है। इसको प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और सारे प्लांट्स में और एल्गी में एनिमल सेल को छोड़ के ये पाया जाता है। ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन हुआ। ठीक है। बाहरी लेयर है, अंदर वाला लेयर है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। सारे प्लांट सेल में पाया जाता है। और एल्गी में अपवाद क्या है? जंतु कोशिका। ठीक है। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। अब ये माइटोप्लास्टिड जो है वो तीन टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि कंटेन्स क्लोरोफिल, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। ठीक है। जिसको हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक। ठीक है। हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को वर्णी लवक और अवर्णी लवक बोलते हैं। वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है। तो पहले है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? तो सनलाइट को वो ट्रैप करता है, जो सूर्य की किरणें आती है उसको ट्रैप करता है, अपने में रखता है और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कराता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, जिसको कि हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, कराता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट कराता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लास्टिड है उसमें ये थाइलाकॉइड और ये ग्रेना है ना, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा है ना, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। यही सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है। सनलाइट को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को जिसको कि वर्णी लवक बोलते हैं और अवर्णी लवक क्ल्यूकोप्लास्ट को। वर्णी लवक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें पिगमेंट कैरोटीन होता है, फ्यूकोजैंथीन और जैंथोफिल। ठीक है। कैरोटीन, फ्यूकोजैंथीन और जैंथोफिल। ये क्यों होता है? तो ये सेल को एक कलर देता है। ठीक है। कलर ऑफ द सेल ये देता है। ठीक है। कोशिका को एक रंग देगा, कैरोटीन, फ्यूकोजैंथीन और जैंथोफिल। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और ये स्टोरेज में हेल्प करता है। तीन तरह का इसमें हम लोग देख सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करेगा। इलियोप्लास्ट, नामी में इलियोप्लास्ट तो हम लोग ऑयल, इसे याद कर सकते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोरेज कर सकते हैं। ये सब भी डायरेक्ट एमसीक्यू है। अमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? स्टार्च। इलियोप्लास्ट में ऑयल। प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन। ठीक है। प्लास्टिड के तीन पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जिसमें कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्लास्टिड करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है। अब आते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है कि सीलिया जो ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, ये सीलिया होते हैं। ठीक है। और दो होगा, तीन होगा, मतलब कम होगा नंबर में, लेकिन लॉन्ग होगा। ठीक है। और थ्रेड लाइक अपेंडेजेस है जो कि सरफेस ऑफ लिविंग सेल पे होता है, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। ठीक है। स्मॉल मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। या तो सेल को कुछ यहाँ पे है तो ये ऐसे ऐसे धक्का देके इसको आगे भेज देगा। ये जो सराउंडिंग फ्लूइड है, जो यहाँ पे फ्लूइड है, इसको भी ऐसे ये पीछे की तरफ धक्का देके आगे बढ़ सकता है। ठीक है। सीलिया का एग्जाम्पल पैरामीशियम है। ठीक है। और फ्लैजिला का एग्जाम्पल क्लाइमाइडोमोनास है। ठीक है। क्लाइमाइडोमोनास है।
ठीक है, ये था सीलिया और फ्लैजेला।